से इस टॉपिक्स को समझना है और कोई खास काम नहीं है इसमें। इमरजेंसी ड्रग में सबसे पहले ये वाली स्लाइड लगाओ, गैस्ट्रिक वाली। इमरजेंसी ड्रग में सबसे पहले आप बोलेंगे गैस्ट्रिक सिस्टम। स्लाइड लगा दी, लगाओ उस पर गैस्ट्रिक सिस्टम वाली। आराम आराम से पता चलेगा, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3, फोर्थ पेज के पीछे की तरफ, फोर्थ पेज आगे से फोर्थ पेज के पीछे की तरफ। आगे से फोर्थ पेज के पीछे की तरफ गैस्ट्रिक सिस्टम। मैंने आपको फिर बताना है एक बार, इन ड्रग्स को आपको याद रखना है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं हो। ये क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, इनको सिर्फ आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं है, और कोई कठिन नहीं है। मैं समझाऊंगा, ये सब आपको याद हो जाएंगे। बोर्ड चालू करो। देखो ना, इसमें नोट्स के अंदर देखो ना। इसी किताब से बनाई होगी ना आपने। व्हाइट बोर्ड चालू करो, यहीं पर खड़े रहेंगे आप, है ना। गैस्ट्रिक सिस्टम से संबंधित बीमारी अपन डिस्कस कर रहे हैं। गैस्ट्रिक सिस्टम डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर? गैस्ट्रिक सिस्टम का डिसऑर्डर। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे अपन, और वो बात है एंटासिड की। किसकी? आपको लिखने का तो काम है नहीं, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझना है। और कोई चीज अलग यहाँ से ऐसी आ रही है तो उसको आपको एड ऑन कर लेना है, लिख लेना है। एंटासिड, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, एंटासिड क्या होता है? तो इसका आपको याद रखना है नाम। तब ऑप्शन मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंट एसिड, एंट मतलब विरोधी, एसिड मतलब जो एसिड का विरोध करे। मतलब पीएच को बढ़ाने वाला है, घटाने वाला? बढ़ाने वाला। समझ रहे हैं? ये देखिए आपके सामने पीएच होती है, कितनी होती है? 7.35 से और 7 इससे पीएच जैसे जैसे घटती है, मीडियम क्या होता है? एसिडिक होता है। और जैसे जैसे पीएच बढ़ती है तो मीडियम क्या होता है? एल्कालिक होता है। क्या होता है? तो पहली ड्रग है एंटासिड। एंटासिड मतलब एसिड के विरुद्ध काम करने वाला। तो डेफिनेटली एमसीक्यू में क्या मिलने वाला है आपको? ऐसे सब्सटेंस जो पीएच को बढ़ाए, और या फिर आपको मिलेगा पीएच को बढ़ा करके न्यूट्रलाइज करे। क्या करे? पीएच को बढ़ा करके क्या करे? न्यूट्रलाइज करे। ये है इसका अर्थ, एग्जैक्टली अर्थ। एंटासिड का अर्थ क्या होता है? ये पीएच को बढ़ा करके न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या होता है? पीएच को बढ़ा करके ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। अब पहली बात क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे कौन कौन सी ड्रग्स आती है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर पे लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरे नंबर पे लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरे नंबर पे लिखेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे? इन सबके नाम आपको अपने नोट्सों में लिखने हैं। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये बात समझ में आई? क्लियर? अब यहाँ पर आपको कुछ कंटेंटों को ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ कंटेंटों को ध्यान रखना है। पहला आता है मिल्क एल्कालिकी सिंड्रोम, किससे संबंधित है? क्या आता है? मिल्क एल्कालिक सिंड्रोम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार आपके सामने कि मिल्क एल्कालिकी सिंड्रोम किससे संबंधित है। तो ये आप बोलेंगे मिल्क एल्कालिकी सिंड्रोम है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे संबंधित है? कैसे? कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट को डू नॉट गिवन विद मिल्क। कैल्शियम कार्बोनेट को कभी भी दूध के संग में नहीं देना चाहिए। ऐसे करेंगे, मिल्क के संग में क्या नहीं करना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट को
नहीं देना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, रिगर्गिटेशन होगा। क्या होगा, रिगर्गिटेशन मतलब वापस आएगा, वॉमिटिंग करेगा। इसे क्या बोलेंगे, मिल्क एल्कलिकी सिंड्रोम। क्या बोलेंगे इसे अपन, मिल्क एल्कलिकी सिंड्रोम। किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अर्थ क्या है, कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट को दूध के संग में नहीं देना चाहिए, अदरवाइज क्या करेगा, मिल्क एल्कलिकी सिंड्रोम करेगा। क्लियर है बात। दूसरा आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क एल्कलिकी सिंड्रोम किससे संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। बोले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किससे संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर बात समझ में आई। के अंदर अगर आपने क्या यूज कर रखा है, एल्यूमिनियम, तो पेशेंट को क्या हो सकती है, डायलिसिस एंसेफेलोपैथी। क्या हो सकती है, तो मतलब जहां पर भी एल्यूमिनियम यूज किया जाएगा वो कैसे यूज किया जाएगा, कॉशनली। क्या किया जाएगा, इसको यूज ही मत करो, यूज लोगों तो बहुत ज्यादा देख रेख के संग में करना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना है। ये समझ में आई कि नहीं आई बात। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन बने समझ में आए क्या, क्या बने, दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एंटासिड का क्या कार्य होता है, तो क्या बोलेंगे, पीएच को न्यूट्रलाइज करना है, पीएच को बढ़ाना, घटाना नहीं होता है। क्योंकि इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। एंट मतलब एंट मतलब विरोधी, एसिड मतलब एसिड। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिड का विरोध करते हो उसे एंटासिड कहते हैं। एंटासिड्स के नाम दे रखे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किससे संबंधित है, मिल्क अल्कली के सिंड्रोम किससे संबंधित है, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। एक क्वेश्चन फ्री में दे दिया डीपीटी का। समझ में आई बात। अब आपके पास में चॉइस बन रही है, क्या देखेंगे इसको। आपके पास में ये बन रहा है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये। आपने तुरंत आंसर दे दिया साहब, एंटासिड है। क्या है ये, एंटासिड है। कोई डाउट है इसको समझने में आपको, कोई भी कभी पूछेगा आंसर दे दोगे। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं अपन। कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं देखते हैं। एल्यूमिनियम पे क्या है, +3, मैग्नीशियम पे क्या है, +2, कैल्शियम पे क्या है, +2। समझ रहे, अर्थात अर्थात ये एंटासिड तो है ही, संग में क्या है, फॉस्फेट बाइंडर्स भी हैं। क्या है ये, फॉस्फेट बाइंडर्स क्या होते हैं, फॉस्फेट बाइंडर्स जो होते हैं जो फॉस्फेट को बांधते हैं। क्या होते हैं, फॉस्फेट बाइंडर्स वो होते हैं जो फॉस्फेट को क्या करते थे, क्यों बांध रहे हैं, क्योंकि आयोनिक कंडीशन के कारण। फॉस्फेट पे कौन सा आवेश है और इन सबस्टेंसेस पे कौन सा आवेश है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और फॉस्फोरस के जो नॉर्मल आयनिक फेज है उसको घटा देंगे। फॉस्फोरस कैसे घटाए, जो एक्टिव फॉस्फोरस है, एक्टिव फॉस्फोरस मतलब जिस पे आवेश प्रेजेंट है, कौन सा आवेश प्रेजेंट है, ऋण, को बांध लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। अब ये फ्री में नहीं भागेगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे, कहाँ पर यूज करेंगे। आपको एक चीज सिखाई थी मैंने, हाइपोकैल्सीमिया। जस्ट फॉर एग्जांपल पेशेंट सीआरएफ का है, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, सीआरएफ के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे आप हाइपोकैल्सीमिया में। तो आपको पता होना चाहिए जब कैल्शियम घटेगा तो संग में क्या होगा, फॉस्फोरस बढ़ेगा। क्या बताया था कि नहीं बताया था आपको मैंने। तो यहाँ पर आपने क्या दिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया। क्या दिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया। दिया था कि नहीं दिया था। कल को पूछेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है घटाता है, क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है। तो इसका तो आपने ट्रीटमेंट कर दिया, हाइपोकैल्शियम के ट्रीटमेंट में क्या कर दिया आपने, कैल्शियम। अब क्या बचा, क्या दोगे, फॉस्फेट बढ़ रहा है तो क्या दोगे, क्या दोगे, फॉस्फेट, नाम बताओ, फॉस्फेट बाइंडर्स के नाम बताओ, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन। एक और याद कर लो चौथा अलग से,
सिविलामर, क्या सिविलामर। क्वेश्चन पूछेगा सिविलामर इज, गूगल पे सर्च करो सिविलामर क्या होता है, ऐसा लिखो सिविलामर इज, गूगल पे सर्च करो सिविलामर इज। अभी कभी पढ़ने वाले स्टूडेंट गूगल पे सिविलामर इज और सर्च डालेंगे। पानी की बोतल लेकर के आओ फिर, मेरी थोड़ी तबीयत खराब, गर्म पानी तो होता ही नहीं है, नॉर्मल लियो। क्या निकल के आया फ्रंट स्टूडेंट? मतलब इतना सा आपने जैसे ही डाला सिविलामर तो उसमें निकल के आया फॉस्फेट बाइंडर। क्या है ये? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो गूगल पे डालते ही तुरंत आते हैं। कई बार एग्जाम में आया है सिविलामर इज, तो आप क्या ऑप्शन में क्या मिलेगा? इट्स फॉस्फेट बाइंडर्स। क्या है ये? एक समझ में आई बात? बाकी सबके सब आपको खुद ब खुद पता है। अब इधर देखे, बस हो गया काम। बस इसको देखने से मतलब ये होता है अब आपको याद रहेगा रिमाइंडर में कि यार मैंने इसे गूगल पे सर्च किया था और तुरंत आया था। ऐसा लगेगा कि मैं खुद हाथ पकड़ के आप लोगों का राइट आंसर करवा रहा हूँ। समझ रहे? इससे नेचर बनती है अपनी। तो आपके पास में जो क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है वो किस प्रकार से आ रही है देख लीजिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज एंटासिड। क्या है? और संग में क्या है? फॉस्फेट बाइंडर्स भी है। फॉस्फेट बाइंडर्स किस में देते हैं? हाइपोकैल्शियमिया में देते हैं। क्या देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि जब कैल्शियम घटता है तो क्या होता है? फॉस्फोरस। समझ रहे हैं? क्या बात समझ में आई? एक नया क्वेश्चन आया सिविलामर इज, क्या लिखेंगे आप? सिविलामर क्या है? इट इज फॉस्फेट बाइंड। यहाँ बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई? ठीक है। उतारने की कोई चीज नहीं है, सिविलामर नहीं लिख रहा हो तो लिख लेना। लिख रहा है क्या इसमें? देखे लिख रहा है क्या सिविलामर? देखे उसको सिविलामर को, सिविलामर लिख लिया? इतना टाइम नहीं है, ऐसे नहीं उतारना है हर चीज को। ये सब उतारवा रखा है मैंने आपको 50 बार बता रखा है, बस मेन चीज उतारनी है आपको। यहाँ इस क्लास के अंदर दिमाग ज्यादा एक्टिव रखें बजाय के पेन के। मैं स्लाइड हटा नहीं रहा हूँ, बाद में उतारते रहें, लेकिन आप संग में उतारने के चक्कर में मेन चीजों को खो देंगे। तो ये चीजें मैंने बता रखी है आपको ऑलरेडी, बस आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। इसको उतारने के बजाय अपने कॉपी के अंदर देखने का प्रयत्न करना बाद में। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके बाद में सुक्राल फेटिस। क्या आएगा? सुक्राल फेटिस, बस ये क्वेश्चन आएगा। ये आया आपके फार्मा, क्या होता है? फार्मा का एग्जाम होता है ना, फार्मा जो गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ 2013-14 के अंदर, वहां से क्वेश्चन आना शुरू हुआ, कई बार आया सुक्राल फेटिस। अब अपन को कुछ नहीं पता, बस इसका ये नाम है सुक्राल फेटिस, बस ऐसा क्वेश्चन आएगा सुक्राल फेटिस। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, अपन एक कहानी समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है अपना गैस्ट्रिक रीजन। क्या होता है ये अपना? गैस्ट्रिक रीजन। कैसा गैस्ट्रिक बना है ये? ये गैस्ट्रिक रीजन होता है, ठीक है। और इसके यहाँ पर लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग को बोलते हैं म्यूकोसा लाइनिंग। क्या बोलते हैं अपन इसे? म्यूकोसा लाइनिंग होती है। और इस म्यूकोसा लाइनिंग के यहाँ पर होती है पैराइटल सेल। क्या होती है साहब? ये रूहे ली हुई है पैराइटल सेल, और ये पैराइटल सेल रियो के ऊपर पैराइटल पी सेल होती है, और इससे क्या सीक्रेट होता है? HCl। क्या सीक्रेट होता था? HCl सीक्रेट होता है। समझ रहे हैं बात? और ये जो लाइनिंग है, इन लाइनों को बोलते हैं म्यूकोसल, फिर उसके नीचे सब म्यूकोसल, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये जो म्यूकोसल लाइन बनाई है, कौन सी बनाई है म्यूकोसल लाइन? ये देखिएगा गौर से, ये जो म्यूकोसल लाइन बनाई है इसमें 3 लेयर है। कौन कौन सी है? म्यूकोसल, सब बोलेंगे म्यूकोसल, सब म्यूकोसल, और सबसे बाहर की तरफ कौन सी है? म्यूकोसल। ये जो है ये म्यूकोसल है, और यहाँ पर क्या है? ये ल्यूमन है। क्या है ये? और ल्यूमन में क्या है? HCl है। क्या है? और पहली लाइन कौन सी है? म्यूकोसल। उसके नीचे कौन सी है?
सब म्यूकस अंदर ही अंदर कौन सी है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस, ये याद नहीं रखना है, समझने के लिए बता रहा हूँ, इंडिकेशन नोट कर रहा हूँ। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, क्या है ये यहाँ पे? ये समझ में आई कि नहीं आई बात? ह्यूमन कहाँ है? यहाँ। इसमें क्या है? समझ में आई? अब ये जो म्यूकोसल लेयर होती है क्या रिलीज करती है? म्यूकस। क्या रिलीज करती है? देखो करके दिखाता हूँ म्यूकस को रिलीज। ये देखो, ये म्यूकस रिलीज कर रही है। कर रही है क्या? है? ये देखिए आपके सामने ही म्यूकस रिलीज कर दिया है, एक लेयर बना दिया साहब, ये दोनों तरफ ये लेयर बना दिया म्यूकस, म्यूकस की लेयर बना दी। और अंदर आपको पता ही है पैराइटल सेल से क्या रिलीज हो रहा है? क्या रिलीज हो रहा है? HCl, 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 HCl। अब ये जो HCl है, ये इससे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। HCl म्यूकोसल लाइन से टच हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर टच होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? फपोला। क्या बनेगा? इसे बोलते हैं देसी भाषा में, नहीं मेडिकल लाइन में, अल्सर। तो भगवान ने कुछ ऐसी नेचर बनाई कि भोजन के पाचन के लिए HCl चाहिए। भोजन के पाचन के लिए क्या चाहिए? तो जब यहाँ पर भोजन आएगा तो उसका पार्शियल ब्रेकडाउन कौन करेगा? HCl। लेकिन अगर ये HCl फ्री हो जाए तो ये यहाँ पर पूरी म्यूकस लाइनिंग को खा भी सकता है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए क्या रिलीज करवाया? म्यूकस। क्या रिलीज करवाया? किससे रिलीज करवाया? म्यूकस लाइन से। किससे रिलीज करवाया? म्यूकोसल लाइन से। समझ रहे हैं आप बात को? अब शॉर्ट डायग्राम में बनाता हूँ। ये आपकी म्यूकोसल लाइन हो गई, ये हो गया आपका ल्यूमन। क्या हो गया ये? और अब कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई साहब कि ये म्यूकोस का सीक्रेशन कम हो गया। कैसे कम हुआ? पेप्टिक अल्सर में होता होगा कुछ, अपन को इतना डीप क्या पढ़ना है, जब आएगा, जब पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जब पढ़ने का टाइम आएगा। तो ये म्यूकस क्या हो गया? कम हो गया। अब क्या होता है इसीलिए फेस के अंदर, जैसे हम भोजन सूंघते भी नहीं है, हर घर में खाना बनता है तो भोजन सूंघने मात्र से भी क्या होता है? HCl का सीक्रेशन होता है। क्या होता है? HCl का सीक्रेशन होता है। HCl का सीक्रेशन होता है। और ये HCl जब सीक्रेट होता है तो ये जाके किससे अटैच होगा था? और यहाँ पर क्या कर देगा? ये अल्सर या हो सकता है अभी हो या फिर पहले से हो। अगर पहले से होगा तो इसको और परफोरेट कर देगा। क्या कर देगा? परफोरेट, छिद्रित कर देगा। कभी छाले को आप छेड़खानी करोगे तो फट जाता है छाला, तो परफोरेशन ऑफ अल्सर बोलते हैं। क्यों हो रहा है? HCl के सीक्रेशन के कारण। समझ रहे हैं? तो कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? एक थैली। क्या लगानी पड़ेगी? एक थैली। ये देखो मैं थैली लगा दिया, यहाँ पर अल्सर हो रहा है, यहाँ पर अल्सर हो रहा है, गौर से समझिएगा चीज को। यहाँ पर अल्सर हो रहा है और मैंने क्या बना दिया? यहाँ पर एक क्या बना दी? एक थैली। क्या बना दी? एक थैली। इस थैली को क्या बोला? इस थैली को बोला म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर। क्या बोला? सब बोलेंगे एक साथ, म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर है कि नहीं है? ये किस किस के मध्य में बैरियर है? HCl और म्यूकोसल लेयर के मध्य में बैरियर है। आवाज समझ में आई या नहीं है? म्यूक किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? म्यूकोसल को। समझ रहे हैं बात को? अब ये जो दवाई, ये दवाई का नाम है म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर। क्या है? एक दवाई है। इसको खाना खाने के पहले दोगे, बाद में दोगे? क्यों दोगे? क्योंकि खाना खाने से पहले ही क्या होता है? HCl के सीक्रेशन शुरू हो जाता है। दवाई का नाम सुक्राल्फेट। दवाई का नाम, और दूसरा नाम मीज़ोप्रोस्टोल। दूसरा नाम याद रहेगा? याद रहेगा नहीं रहेगा? पेप्टिक अल्सर में सुक्राल्फेट क्यों देते हैं? यह एक म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर होता है जो अल्सर को परफोरेट होने से रोकता है HCl के अत्यधिक स्राव के कारण। आपको समझ में आ रहा है ना? बस ये समझना। कब देंगे? खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। क्या देंगे? सुक्राल्फेट। क्या देंगे? तो अगर आपसे कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले, सिविल आर्मर इज, क्या पूछ ले?
या फिर आपसे पूछ रहे सुक्राल फेट इज। अब कोई कंफ्यूजन है आपके सामने? समझ में आ रहा है क्या? सिविलामर इज क्या बोलोगी? यह एक फॉस्फेट बाइंडर है, सिंपल सा वर्ड बोलेंगे, क्या है? एक फॉस्फेट बाइंडर से। कल को पूछे सुक्राल फेट इज, यह एक म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर है। क्या है ये? एक सा सा और ये सा एक लिख देता हूँ, सिविलामर, सुक्राल फेट और सक्सीमर। क्या लिख दिया? सक्सीमर। क्या लिख दिया अपन ने? सक्सीमर इज। सक्सीमर इज ये क्या है? बस यही तीन है, इसके अलावा नहीं आते। ऐसे नहीं है चौथा आप क्या और जोड़ दोगे, नहीं। ये टेक्निक होती है पढ़ाने की, सबको एक साथ जोड़ा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है तीन से या एस। कौन कौन से? सक्सीमर, सुक्राल फेट और सिविलामर। याद रहेंगे? याद रहेंगे? भाई साहब क्वेश्चन भी आपके सामने होगा और एमसीक्यू भी आपके सामने होगा, कोई कठिन नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा अगर आप इसको मन लगा के पढ़ेंगे, नाम नहीं बोले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को सुनाने नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि सुक्राल फेट क्या था, सिविलामर क्या था, और सक्सीमर क्या था। समझ रहे हैं आप बात? तो इसके लिए नेक्स्ट ये टॉपिक तो समझ में आ रहा है ना, कोई इंटरलिंक नहीं है, कभी इधर कूद रहा है कभी उधर कूद रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या ऐसे ही चलेगी ये क्लास? समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर ये सा आ जाए तीसरा, तो उसको मैंने लिख दिया सक्सीमर। क्या लिख दिया? सक्सीमर। ये क्या है? अब सिंपल सा आंसर है, चिलेटिंग एजेंट है। क्या है ये? एक चिलेटिंग एजेंट। अब बोलेंगे एक साथ, क्या है? एक चिलेटिंग एजेंट। क्वेश्चन पूछेगा चिलेटिंग एजेंट किस में काम में लेते हैं? किस में लेते हैं? कल को कोई पूछेगा टोकोलाइटिक एजेंट किस में काम में लेते हैं? हैं? टोकोलाइटिक एजेंट किस में काम में लेते हैं? तो आप बोलेंगे प्री टर्म डिलीवरी में कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं? तो कल को पूछेगा चिलेटिंग एजेंट्स किस काम में लेते हैं? तो आप बोलेंगे लेड पॉइजनिंग में। क्या बोलेगा? लेड पॉइजनिंग में हम क्या लेते हैं? चिलेटिंग एजेंट्स यूज में लेते हैं। तो साहब ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। हाँ साहब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, तो ठीक है, इसको नया क्वेश्चन कर देते हैं। कल को कोई पूछेगा प्लम्बिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? प्लम्बिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्या है? अर्थात ये पूछेगा लेड पॉइजनिंग का दूसरा, ये लिखने की चेष्टा ना करे, सब चीजें आपके पास में लिखी हुई है। आपको पढ़ने का तरीका समझा रहा हूँ, पहली क्लास के बच्चों की तरह। ये पहले पेज पे सब चीजें लिख रही है भैया, सिर्फ क्या करना है अपन को? दिमाग चलाना है, और ये आपके नोट सेट तक को कवर करेगा, आई एम श्योर फॉर गारंटी। पहले पेज पे लिख रखी है मैंने लेड पॉइजनिंग में, इंटरलिंक कर रहा हूँ सारी चीजों को, लिखने का कष्ट ना करें, वरना बाउंसर जाएगी पूरी क्लास। समझ रहे हैं? तो कल को कोई पूछेगा लेड पॉइजनिंग का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? लेड पॉइजनिंग का दूसरा नाम क्या होता है? तो बोलेंगे प्लम्बिज्म। क्या होता है? प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म। इसमें कौन से एजेंट देते हैं? चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट्स के नाम, फ्रंट पेज, पहला पेज निकालो अपना, पहला पेज पॉइंट नंबर 7, पहला पेज पॉइंट नंबर 7। लेड पॉइजनिंग का दूसरा नाम क्या होता है? इसका एंटीडोट क्या होता है? इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लिखेंगे ईडीटीए। क्या लिखेंगे? ईडीटीए। क्या हुई इसकी फुल फॉर्म? एथाइल डाई अमीन एसिटिक एसिड। सब बोलेंगे एक साथ, एथाइल डाई अमीन एसिटिक एसिड। एथाइल डाई अमीन टेट्रा एसिटिक डाइमर कैप्रोल। क्या बोलेंगे? अभी आप सुनाओगे सारे, ओ भैया आप सुनाओगे नाम सारे चिलेटिंग एजेंट्स के, सारे नाम अभी आप बोलोगे, तो सब एक साथ दोबारा बोलेंगे ईडीटीए, एथाइल डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एथाइल डाइअमीन टेट्रा, आवाज कैसे कम हो रही है? इथाइल डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। दोबारा इथाइल डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। दूसरे नंबर पे आएगा डाइमर कैप्रोल। डाइमर
डाइमर। तीसरे नंबर पे आ गया आपका पसंदीदा नाम सक्सीमर। तीसरे नंबर पे क्या आ गया? सक्सीमर। और चौथे नंबर पे डीफ्रॉक्सामाइन। क्या आ गया? चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। डीफ्रॉक्सामाइन, डीफ्रॉक्सामाइन ये एंटीडोट होता है। क्या होता है ये? एंटीडोट किसका होता है? आयरन ओवरलोडेड का। किसका होता है? आयरन ओवरलोडेड। इसका मेडिकल टर्म क्या है? हीमोसाइटोसिस। क्या नाम है इसका? हीमोसाइटोसिस। अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है हीमोसाइटोसिस का अर्थ होता है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ऐसे पूछेगा हीमोसाइटोसिस इज, क्या होता है हीमोसाइटोसिस? तो बोलेंगे टिश्यू में आयरन का डिपोजिशन। टिश्यू में आयरन का डिपोजिशन। टिश्यू में आयरन का, जब कोई पेशेंट होता है वो यूनिट ऑफ यूनिट ब्लड के ऊपर जीवित रहता है, ब्लड पे ब्लड ही ब्लड चढ़ाते रहो, ब्लड चढ़ाते रहो, ब्लड चढ़ाते रहो। तो उसमें क्या होता है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है? आयरन कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? टिश्यू में। इस टर्म को क्या बोलते हैं? आयरन ओवरलोडेड। ये क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोसिस। और इस कंडीशन में क्या दवाई देते हैं? डीफ्रोक्सामिन। क्या देते हैं? तो अगर कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हीमोसाइटोसिस का एंटीडोट क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? डीफ्रोक्सामिन। अगर आपसे कल को पूछे आयरन ओवरलोडेड का वो एंटीडोट क्या होता है? डीफ्रोक्सामिन। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी। क्या बताई थी? नाइट्रो फिरेंटियन बताई थी क्या? दूसरी दवाई का नाम रिफाम्पिसिन। तीसरी दवाई का नाम डीफिरॉक्सामाइन। और चौथी दवाई का नाम फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। बस यही याद रखनी है, 4 दवाइयां नर्सिंग के क्षेत्र में। इन चारों के कारण क्या होता है? हार्मलेस यूरिन कलर चेंज होता है। क्या होता है? हार्मलेस यूरिन कलर चेंज। यूरिन कलर चेंज मतलब जब ये दवाई ले लेगा पेशेंट तो उसके यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। उदाहरण के लिए रिफाम्पिसिन से ऑरेंज कलर। अब ये क्लाइंट को डीफ्रोक्सामिन दी। क्या दी? तो ये जो एक्यूमुलेटेड आयरन है ये यूरिन के संग में बाहर निकलेगा। इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आई या नहीं है? तो डीफ्रोक्सामिन क्या है? क्या है? हीमोसाइटोसिस का एंटीडोट। और संग में क्या है? क्या है ये चिलेटिंग एजेंट है। क्या है ये? सबसे पहले जो ये चीज लिखी उसको देखो कहां पर लिख रही है। इसके पीछे की तरफ लिख रही है, पहले पन्ने पे दूसरे पेज पर। 4 दवाइयों के नाम, सबके सब चारों दवाइयों का नाम बोलेंगे। रिफाम्पिसिन, डीफ्रोक्सामिन, नाइट्रोफिरेंटियन और फेनाइजोपैरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये इनके कार्य लिख रहे हैं कि रिफाम्पिसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, डीफ्रोक्सामिन आयरन ओवरलोडेड में देते हैं। आयरन ओवरलोडेड के सामने लिखेंगे आप हीमोसाइटोसिस, और हीमोसाइटोसिस का अर्थ लिखेंगे आप एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन विद इन द टिश्यू। नाइट्रोफिरेंटियन यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक है, फेनाइजोपैरिडिन हाइड्रोक्लोराइड यूरिनरी ट्रैक एनाल्जेसिक्स है। और ये सब हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज करती है। Am I clear or not? Clear? चलो ठीक है, दोबारा से देखते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट सीए कौन कौन से होते हैं? नाम बोलो। हाँ भैया नाम बोलो। है? अरे नहीं, एथिल डाई टेट्रा एसेटिक। हाँ सही है। नेक्स्ट नंबर पे डाइमर कैप्रोल, डायल भी लिख सकते हैं, डाइमर कैप्रोल। तीसरे नंबर पे सक्सीमर। चौथे नंबर पे डीफ्रोक्सिन। ठीक है। और लास्ट होता है ये जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डाइसोडियम कैल्शियम एडिनेट। डाइसोडियम कैल्शियम एडिनेट, कैल्शियम डाइसोडियम एडिनेट, कैल्शियम डाइसोडियम, कैल्शियम डाइसोडियम, ऐसे लिखेंगे इसको कैल्शियम डाइसोडियम एडिनेट।
कैल्शियम डाइसोडियम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कैल्शियम डाइसोडियम मेडिनेट क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप, चिलेटिंग एजेंट्स होता है। और एक है बैल, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बैल फुल फॉर्म ऐसे आता है ना, बीसीजी, तुरंत बोलते हैं बैसिलस कालमेटिक वेरिन, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। एक ऐसी वैक्सीन जिसको 2 साल पूरे हो गए, बीसीजी 1921, 2021, कितने हो गए, 100 साल पूरे, समझ रहे। तो बीसीजी बैसिलस कालमेटिक वेरिन, ब्रिटिश एंटी लेविस्टिन, ब्रिटिश एंटी लेवोसाइट, लिवोसाइट, समझ में आई बात। तो चिलेटिंग एजेंट्स के नाम बताएंगे एक बार आप सब, एक बार सबके सब बोलेंगे, देख करके बोलेंगे। मिथाइल डाइमर कैप, सक्सीमर, डिफ्रॉक्सामाइन, कैल्शियम डाइसोडियम एडिनेट, और ये क्लियर हो गया आपके। अब अगर नेक्स्ट नंबर पे अगर आपसे पूछे, ये कहां से अपन टॉपिक पे लिया है, सक्सीमर क्या होता है, सक्सीमर क्या है, सेवेलामर क्या है, सक्रालफेट क्या है, ये टॉपिक था अपना, टॉपिक था ये। यहाँ पर आया सक्सीमर, सक्सीमर के लिए अपन गए पहले पन्ने पे, फिर आए 3 तक, फिर गए अपन दूसरे पन्ने पे। तो अब कौन सा पन्ना खोलना चाहिए, गैस्ट्रिक वाला, कौन सा खोलना चाहिए, गैस्ट्रिक वाला, आराम से खोल लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कौन कौन से आओगे टॉपिक, दूसरे नंबर पे म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर, तीसरे नंबर पर अपन आएंगे हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। नेक्स्ट दवाई का नाम क्या है, प्रोटोन पंप, देखो साहब, वो जो गैस्ट्रिक बनाया था आपके सामने, बनाया था, इसमें क्या बनाया था, ल्यूमन, क्या बनाया था ये। तो ये इस प्रकार से अपन जब पढ़ने की दृष्टि से देखते हैं तो ये सेल बना देते हैं, और ये बना देते हैं ल्यूमन, क्या बना देते हैं अपन ये। यहाँ पर कई सारी सेल होती है, कौन कौन सी सेल होती है, देखो साहब, इधर पी सेल होती है, क्या होती है, इधर जी सेल होती है, क्या होती है, इधर सी सेल होती है, क्या होती है, इधर एम सेल होती है, क्या होती है, यहाँ पर ई सेल होती है, क्या होती है, यहाँ पर डी सेल होती है, कौन सी सेल, कई सारी सेल होती है। एम फॉर म्यूकस सेल, सी फॉर पैराइटल सेल, सी फॉर चीफ सेल, सी फॉर डेल्टा सेल, ई फॉर एंटेरोक्रोमेफिन सेल, कौन सी सेल, एंटेरोक्रोमेफिन सेल, क्रोमाफिन सेल, नाम क्या है, एंटेरोक्रोमाफिन सेल, समझ में आई बात। ये जो पी सेल होता है, यहाँ पे प्रोटोन पंप होता है, क्या होता है साहब, क्या होता है, और यहाँ से एक तरफ निकलता है एच और एक तरफ निकलता है सीएल, और क्या बनाता है, कहाँ पर निकलता है, ल्यूमन, HCl बनाने की प्रक्रिया होती है। ये HCl किससे बनता है, तो आप बोलेंगे HCl आप मैकेनिज्म है, मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है, जब आप गैस्ट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे तो बताएंगे भी आपको कि HCl में Cl किससे बनता है, HCl में H किससे बनता है। ये आपका पॉइंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है HCl कहाँ से निकलता है, पैराइटल सेल से। कौन सा पॉइंट है, प्रोटोन पंप, कौन सा पॉइंट है। अब कोई चीज है इसको बढ़ाती है, जी सेल बोलेगी भाई पी सेल HCl को बढ़ा, टी सेल बोलेगी ना HCl को क्या कर, घटा, कोई बोलेगा बढ़ा, कोई बोलेगा, तो HCl बढ़ता भी है और घटता भी। HCl कहाँ से निकलता है, पी सेल के प्रोटोन पंप, कहाँ से निकलता है, पी सेल के, ये ई सेल होती है जिसे बोलते हैं एंटेरोक्रोमेफिन, क्या बोलते हैं,
इससे निकलता है हिस्टामिन 2। क्या निकलता है? हिस्टामिन के दो डेरिवेटिव्स होते हैं H1 और H2। इसे क्या बोलते हैं अपन? हिस्टामिन 1 और हिस्टामिन 2 कहां से निकल रहा है? एंटेरोक्रोमेफिन सेल, ई सेल से निकल रहा है। H1 रिलेटेड विद इन्फ्लामेशन, किससे संबंधित है? जब कहीं पर इंजरी होगी तो सबसे पहले कौन सी आएगी? H1 आएगी। कौन आएगी? मतलब हिस्टामिन 1 रिलेटेड विद इन्फ्लामेशन किससे संबंधित है? इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन से संबंधित कौन सी है? H1। H2 किससे संबंधित है? HCl से संबंधित है। किससे संबंधित है? मतलब ई सेल क्या करेगी? ई सेल आदेश देगी पी सेल को कि पी सेल HCl को निकाल। इस आदेश में क्या भेजेगी? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ई सेल एक संदेश भेज रही है H2 नाम का, वो कहां पर जा रहा है और पी सेल पे क्या निकल रहा है? समझ में आया या नहीं आया? इसी के ऊपर आपके दो ड्रग्स बन रही है, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या बन रही है? चलो इसको देखते हैं पहले। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 मतलब हिस्टामिन, कौन सा, 1 या 2? रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर ब्लॉक करने वाली, मतलब ये H2 को बढ़ाएगी या घटाएगी? और H2 घटेगा तो क्या HCl का सीक्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ई सेल H2 नामक लेटर किसको भेज रही है? पैराइटल सेल को। और पैराइटल सेल ये लेटर प्राप्त करके HCl का सीक्रेशन और बढ़ा देगा। H2 को घटा दो, HCl क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पेप्टिक अल्सर की बीमारी के अंदर HCl क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? तो इसको घटाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए? तो H2 से रिसेप्टर ब्लॉकर दोगे नहीं दोगे? कहां पर काम करेगा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर? ई सेल पे। कहां पे काम करेगा? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहां पर काम करेगा? पी सेल पे प्रेजेंट प्रोटॉन पंप पे। पी सेल पे प्रेजेंट प्रोटॉन पंप से क्या निकल रहा है? HCl। समझ में आई बात? अब आपने जो पढ़ा वो लिख देते हैं। थोड़ा सा पता तो होना चाहिए आइडिया के लिए H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कहां से आया, ये H1 रिसेप्टर ब्लॉकर क्यों नहीं आया? क्योंकि H1 रिलेटेड विद इन्फ्लामेशन एंड H2 रिलेटेड विद HCl। H2 रिलेटेड विद HCl। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो लिख देते हैं अपन इस चीज को, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। नेक्स्ट क्या है? प्राजोल रख दो, इसमें रख दो नाम, रुको, ओमेप्राजोल। क्या नाम है? अब कल को क्वेश्चन पूछेगा कोई, ओमेप्राजोल क्या होता है, ये पूछेगा नर्सिंग लेवल पे, ये पूछेगा ओमेप्राजोल क्या होता है, और स्टूडेंट करके आएंगे यह एक एंटासिड है। क्या है ये? एक तो ओमेप्राजोल क्या है? यह एक क्या कार्य पूछ सकता है वन लाइनर में। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है? तो बोलेंगे HCl के सीक्रेशन को घटाता है, HCl के सीक्रेशन को घटाता है। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट नंबर पे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर पूछेगा आपसे क्या करता है? HCl के सीक्रेशन को घटाता है। क्या करता है? अब यहां पर आपको लिखना चाहिए, कहाँ है वो पन्ना, उसके अंदर लिख रहा है नहीं लिख रही ये चीजें? तो लिखो इन चीजों को कि प्रोटॉन पंप क्या करता है। लिखा हुआ है ना? बस यही ध्यान रखे थोड़ा सा, ये स्पेलिंग को रिप्लेस नहीं, रिलीज करने से रोकता है, इनहिबिट करता है। थोड़ा वर्डों पे ध्यान दें। पेप्टिक अल्सर, अल्कोन नहीं, अल्सर करें उसको काट के।
अब यहां पर देखें ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो ड्रग है, ये दो होती है। एक होती है सीमेटाइडिन, क्या होती है? सीमेटाइडिन। एक होती है रेनिटाइडिन, क्या होती है? रेनिटाइडिन। कल का कोई क्वेश्चन पूछे कि सीमेटाइडिन इज, क्या बोलेंगे? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या होती है? और H2 कहां से रिलीज हो रहा है पता चल गया? ई से। ई सेल किसको आदेश दे रही है? पी को। ई से क्या निकल रहा है? HCl। HCl क्या कर रहा है? भोजन का ब्रेकडाउन। क्या कर रहा है? भोजन का। पिक्चर क्लियर हो रही है आप लोगों के सामने? कोई रटने की तो जरूरत नहीं पड़ रही है। हालांकि आपने गैस्ट्रिक सिस्टम नहीं पढ़ा है, तब भी मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वहां तक पहुंच जाएंगे। सिमेटाइडिन, सिमेटाइडिन और रेनिटाइडिन, इट्स नॉट सेफ, इट्स सेफ। तो कल को कोई ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी सेफ ड्रग होती है, रेनी या सीमे? रेनिटाइडिन सेफ ड्रग होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर इसको अपन ऐसे समझते हैं, हमारा जो मस्तिष्क होता है इसके अंदर क्या होता है? दो चीजें होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक होता है ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक जबरदस्त चीज पाई जाती है, इसे बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बोलते हैं अपन इसे? ये कहां पर पाया जा रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नॉर्मल जनरली हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, लेकिन ये ब्लड ब्रेन नहीं है, ब्लड ब्रेन भी है और ब्लड स्पाइनल कॉर्ड बैरियर भी है। मतलब ब्लड कोई भी ब्लड डायरेक्टली फ्लक्चुएट होकर के यहाँ पर नहीं जाएगा, बैरियर होगा बीच में। अभी इसमें कई ब्लड के अंदर कई हार्मोन होते हैं, ब्लड के अंदर कई सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कई गैसें होती हैं, ये डायरेक्टली इसके अंदर क्रॉस नहीं करती है। इसे क्या बोलते हैं अपन? बी, क्या बोलते हैं? ब्लड ब्रेन। कल को ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ट्रिपल बी का निर्माण किससे होता है, तो क्या बोलेंगे आप? एस्ट्रोसाइट सेल से। एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण कौन करता है? एस्ट्रोसाइट सेल्स करती है। कौन करती है? एस्ट्रोसाइट सेल्स करती है। समझ रहे हैं हम बात को? यहाँ पर बात समझ में आई? तो ब्लड ब्रेन बैरियर not only present within the around the brain but also present around the spinal cord, and hence we are called blood brain barrier present around the central nervous system, around the मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के चारों तरफ ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है। अब जो ये दवाई होती है इसमें से ये तो क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्या करेगी? साइड इफेक्ट देगी। क्या देगी? ये तो अच्छी दवाई नहीं है। ये अच्छी दवाई और ये अच्छी दवाई, समझ में आई कि नहीं है? ये क्वेश्चन की फॉर्म है। अगर मैं इसका ये भी पूछ लिया जाता है साइड इफेक्ट, तो आप बोल देंगे गायनेकोमास्टिया। क्या बोल देंगे? गायनेकोमास्टिया। कई बार क्वेश्चन आया, गायनेकोमास्टिया किसे कहते हैं? मेल्स के अंदर ब्रेस्ट बडिंग का बढ़ना, मेल के अंदर ब्रेस्ट बडिंग होना। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, ब्रेस्ट का लोकेशन बताएं। ब्रेस्ट का लोकेशन निकाल के याद रखना है, इंटरकोस्टल स्पेस पर, आईसीएस पे। यहाँ पे कहाँ तक ब्रेस्ट पाया जाता है, ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में कई बार एग्जाम में आए हुए। ये इंटरवर्टिब्रल स्पेस मत निकालने लग जाना। किसमें निकालोगे? इंटरवर्टिब्रल में निकालोगे या इंटरकोस्टल में निकालोगे? इतनी तो समझ है या नहीं है? तो ब्रेस्ट की लोकेशन याद रखनी। सेकंड और थ्री इंटरकोस्टल स्पेस आएगा पेपर में, याद रखना। ठीक है, मैं जानता हूँ नहीं आएगा भी, मेहनत ही नहीं करते कोई, मुझसे पूछना चाहिए आपको।
कि सर ऐसे आएगा, क्या माने इसको सही मुझे पता है, या बाद में रहेगा, जिस दिन पेपर में आएगा उस दिन पता चलेगा। ठीक है भैया? हुँ। तो हमारे पास में क्वेश्चन बना कि सिमेट्रिडिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? तो आप बोलेंगे गायनेकोमास्टिया होता है, और इसका अर्थ होता है मेल का ब्रेस्ट फीडिंग होना। और अगर ऐसे कोई क्वेश्चन बन रहे हो तो सिमेट्रिडिन के साइड इफेक्ट और देख लेना, 1-2 और लिख लेना। समझ रहे हैं? मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि सिमेट्रिडिन पेपर में पूछा गया है। तो एक मैंने गायनेकोमास्टिया बता दिया, एक आध अपने आप नेट पे सर्च करके लिख लेना। समझे? नोट्स को तैयार, जिसमें मैं बताऊँ वो ही सर्च करना है और कोई फालतू चीज़ सर्च नहीं करनी है। रैनिटिडिन और सिमेटिडिन में से कौन सी सेफ ड्रग है? कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको पता होनी चाहिए। रैनिटिडिन इज अ सेफ ड्रग। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाती है। वो नहीं है क्योंकि ये ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाती है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई बात? ये कंप्लीट हो गया आपका? हो गया? सबसे पहले पेज के ऊपर आओ। गैस्ट्रिक की कंप्लीट हो गई? ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितना पढ़ा है उनको याद कर ले बस। अभी क्लास दो कितने बजे तक है मेरी? 2:30 तक है, तो 2:15 तक पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, वरना अब सबसे पहले अपन यहाँ पर डालेंगे एंटीडोट। फिर ऊपर क्या लिखेंगे अपन? इमरजेंसी ड्रग लिख रहा है, इसको काट के लिखेंगे एंटीडोट। क्या लिखेंगे? कॉमन एंटीडोट्स। अब आपका इसमें और कोई एंटीडोट्स बच रहे हैं वो भी आप अपने यहाँ पर लिख लीजिएगा। एंटीडोट्स, एंटीडोट्स क्या होते हैं? वह पदार्थ जो किसी की टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसे एंटीडोट कहते हैं। वह पदार्थ जो किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एंटीडोट्स बोलते हैं। प्लम्बिज्म का एंटीडोट क्या होता है? आप ब्लैक वाले भैया, प्लम्बिज्म का एंटीडोट क्या होता है? अगल बगल वाले को बोल देना बाहर में जा, मुझे पढ़ लेने दे, मेरे पर खींच लेंगे, उनका मूड खराब हुआ क्लास से बाहर निकाल देंगे। उसको यूं बोल दे चुप कर, मुझे कुछ नहीं बोलता। नियम ये होना चाहिए, ये गलत है। तो एंटीडोट्स, कॉमन एंटीडोट्स जो एग्जाम में रिपीटेड है, ये आपको थोड़े से ध्यान रखना है। सबसे पहले पूछता है कि यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है? तो आप बोलते हैं चारकोल। क्या होता है? चारकोल। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है? चार। क्या होता है? एक चारकोल होता है, और एक और टर्म होती है इससे संबंधित, कौन सी थी? चलो छोड़ो उसको, आपके मतलब की नहीं। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है? चारकोल होता है। इसके अंदर कौन कौन होते हैं कंपाउंड? तो आपको याद रखना है, जिंक और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, टैनिक एसिड और चारकोल। यूनिवर्सल एंटीडोट में ये होते हैं। वैसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? चारकोल होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। दूसरे नंबर पे, जब पॉइजनिंग का कारण पता नहीं हो तो उसे बोलते हैं अननोन पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? अननोन पॉइजनिंग। अननोन पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है? तो ये 3 चीजें जोड़ के लगाएंगे, थाइमिन, डेक्स्ट्रोज और नैलोक्सिन। क्या क्या जोड़ेंगे? इन तीनों के आगे प्लस लिख दो। थाइमिन, थाइमिन प्लस डेक्स्ट्रोज प्लस नैलोक्सिन। थाइमिन, डेक्स्ट्रोज और नैलोक्सिन। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले बोला मैंने यहाँ पर लाइन आपको, यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है? तो क्या बोलेंगे आप? चार। अननोन, अननोन पॉइजनिंग में थाइमिन, डेक्स्ट्रोज और ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास में एनाल्जेसिक्स। क्या आता है? एनाल्जेसिक्स के बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। 2 प्रकार की होती है, एक होती है ऑपियोइड और एक होती है नॉन ऑपियोइड। ऑपियोइड के अंदर होते हैं मॉर्फिन सल्फेट,
मैपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, मैपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, ट्रामाडोल, पेंटानाइलिन, कोडिन सल्फेट। जो एग्जामिनर होता है वो कॉमन ड्रग्स का नाम नहीं रखता, ट्रामाडोल नहीं रखेगा, वो सिर्फ थ्योरेटिकल ड्रग्स को ही कवर करने की कोशिश करेगा। और नाम आपको ध्यान रखना है ये मॉर्फिन, मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड और कोडिन सल्फेट। समझ में आई बात? ये क्या होती है? ऑपियोइड होती है। इसका मतलब इसके अंदर ओपियम की मात्रा होती है, मतलब अफीम की मात्रा होती है। इसकी मात्रा होती है, अफीम की मात्रा होती है इसके अंदर। नॉन ओपियोइड मतलब इसके अंदर नहीं होती। यहाँ पर कौन कौन से लिखेंगे? NSAID लिखेंगे, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये आपको पेपर में पूछ सकता है कि NSAID के अंदर ए क्या है। क्या लिखेंगे आप इसको? नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, NSAID। के बाद में आप लिख देंगे यहाँ पर पैरासीटामोल। क्या लिख देंगे? पैरासीटामोल। लिख देंगे आइब्रोफेन। क्या लिख देंगे? लिख देंगे एस्पिरिन। क्या लिख देंगे? ये सारी क्या हो रही है? दर्द को रिलीव कर रही है। क्या कर रही है? क्या समझ में आई बात? चलो ठीक है। अब मॉर्फिन सल्फेट, मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, कोडिन सल्फेट, ये सब क्या करती है? रेस्पिरेटरी रेट को घटाती है। किसको घटाती है? ये साइड इफेक्ट है इनका। क्या है? रेस्पिरेटरी रेट को घटाएंगी, RR को घटाएंगी। तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जब किसी पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हो तो क्या क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए? या फिर ये पूछेगा कि मॉर्फिन सल्फेट किसी को दे रहे हैं तो क्या वाइटल साइन चेक करना चाहिए? या फिर ये पूछेगा कि रेस्पिरेटरी रेट 10 से कम हो रही है तो निम्न में से आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य। ऑप्शन में लिखेगा मॉर्फिन सल्फेट को रोक दो, कोडिन सल्फेट को रोक दो, मेपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड को रोक दो, हेल्ड द मॉर्फिन सल्फेट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मॉर्फिन सल्फेट का साइड इफेक्ट क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। एंटीडोट नैलोक्सेन हाइड्रोक्लोराइड। सबका क्या होगा? एक होगा। नैलोक्सेन सबका क्या होगा? एक होगा, नैलोक्सेन हाइड्रोक्लोराइड। क्लियर है बात? पैरासीटामोल, पैरासीटामोल लीवर टॉक्सिटी करती है, हेपेटोटॉक्सिक होती है। क्या होती है? हेपेटोटॉक्सिक होती है। पैरासीटामोल क्या होती है? हेपेटोटॉक्सिक होती है। इसका मतलब ये हुआ जब किसी पेशेंट को पैरासीटामोल दे रहे हो लंबे समय से तो निम्न में से कौन सी जांच करवाओगे? कौन सा ब्लड टेस्ट करवाओ? कौन सा टेस्ट करवाओगे? CBC, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, कौन सा करवाओगे? क्योंकि आपको पता है कि पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिक होती है। इसका एंटीडोट होता है एन एसिटाइल सिस्टीन। क्या होता है? एन एसिटाइल सिस्टीन, याद रहेगा। एन एसिटाइल सिस्टीन। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नेक्स्ट नंबर पे है आइबोफ्रेन। नेक्स्ट नंबर पे क्या है? ये क्रॉनिकली यूज की जाती है तो ये लोअर GI ट्रैक में ब्लीडिंग करती है। क्या करती है? लोअर GI ट्रैक। मतलब किसी पेशेंट को मेलिना आ रहा है। क्या आ रहा है? मेलिना हो रहा है। क्या हो रहा है? तो क्वेश्चन की फॉर्म में कहीं ना कहीं क्या लिखा होगा? आइब्रोफेन। क्या लिखा होगा? तो लंबे समय से आइब्रोफेन यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है? लोअर GI ट्रैक में
अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा भाई? लोअर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग को बोलते हैं मिलेना। क्या बोलते हैं? अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग को बोलते हैं हेमाटोमेसिस। क्या बोलते हैं? मतलब वॉमिटिंग में ब्लड का प्रेजेंट होना। समझ रहे हैं आप बात को? तो लोअर जीआई ट्रैक्ट में जो ब्लीडिंग होगा वो अपन को मिलेना के रूप में सीन होगा, और जो अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होगा वो हेमाटोमेसिस मतलब उल्टी के रूप में अपन को सीन होगा। ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है? आइब्रोफेन की कंडीशन में क्या करेंगे? लोअर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन होता है। समझ रहे हैं हम बात? नेक्स्ट एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है? ब्लड को पतला करता है। क्या करता है? ब्लड को पतला करता है। ब्लड पतला करने से क्या होता है? थक्का नहीं होता। जैसे कोरोना की दवाई चली थी, कोरोना की जमाई के बाद दवाई लेने के बाद में जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए थे 3-4 महीने बाद में दिक्कत होती थी, हार्ट ब्लॉक हुआ, हार्ट कार्डियक अरेस्ट होने की संभावनाएं थी, तो उनका ब्लड क्या हो गया था? गाढ़ा हो गया था। तो उनको क्या चला? फॉलोअप केयर के अंदर 1 महीने तक एस्पिरिन दी। क्या दी? क्यों दी? ब्लड को पतला करने के। क्या दी? कल को कोई आपसे पूछेगा एस्पिरिन के साइड इफेक्ट बताओ, आप बताओ। आप अगर सिंपल सा वर्ड इसको आप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे ऑप्शन में निकालोगे तो कर दोगे। क्या मैं इसके अंदर मिलेना, हेमाटोमेसिस, एपिस्टेक्सिस सब लिख दूं? लिख दूं? बस वो वाली बात कर रहा हूँ। मतलब नाक से खून आना, उल्टी में खून आना, सब सब जगह से खून आना किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। एक और बताई थी मैंने आपको एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी। याद करिए। हम्म टेनेट क्या बताई थी? याद रहेगा? अबाउट पॉइंट को देखो, पॉइंट पे आए 4th नंबर पे, मॉर्फिन सल्फेट मेपेरेडाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये सब क्या करती हैं? ऐसा एक चार्ट बनाओ सबसे पहले यहाँ पे, ये चार्ट बनाओ, ये पूरा चार्ट बना लो। एक काम करो, पता तो रहे कौन सा ऑपियाइड्स है कौन से नॉन ऑपियाइड्स है। बहुत ज्यादा जरूरी।
हो गया? कि बैल की स्पेलिंग सही करें, ब्रिटिश एंटी लेवेसाइट। किसी ने नहीं करी होगी जहां तक मैं कह रहा हूँ। और ये क्लाइमर प्रोल गलत लिख रहा है, ये डाइमर कैप्रोल है जो पहले लिखवा रखा है। आप पढ़ भी नहीं पाएंगे नोट्सों को। फ्रंट पेज के जस्ट पीछे देखें, फ्रंट पेज के जस्ट ऊपर वाली लाइन देखें, BAL बैल, ब्रिटिश एंटी लेवेसाइट, लेवेसाइट, लेवेसाइट। मैं और चेक कर लेता हूँ इसकी। और जो ये आगे लिख रहा है वो गलत लिख रहा है, उसको काट दें वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मैंने लिखा है वो सही है, लेविसाइट, LEWI लिख रहा है बस इसमें, लेविसाइट। बैल क्या है? यह एक एंटीडोट है किसकी पॉइजनिंग में? लेड, कॉपर, आर्सेनिक एसिड, किसी की भी पॉइजनिंग में, ठीक है। ये जो क्लाइमर प्रॉल लिख रहा है उसको काटे। ये कंप्यूटर टाइपिस्ट की थोड़ी सी मिस्टेक है। ये डाइमर कैप्रोल है जो पहले ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा रखा है। कई बार एग्जाम में आता है डाइमर कैप्रोल इज। जो मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो समझ में आ रहा है या ऐसी चल रही गाड़ी? आ रहा है? क्लास देख लेते हैं। पर फ्रंट पेज पे आए, इसमें दे रखा है मैथिल अल्कोहल का एंटीडोट एथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल CH3OH का एंटीडोट क्या होगा? एथिल अल्कोहल C2H5OH। क्लियर है? एंटीडोट्स के नेम है ये आपके सामने। नेक्स्ट नंबर पे ऑर्गेनो फॉस्फोरस का एंटीडोट एट्रोपिन। ऑर्गेनो फॉस्फोरस OOP का एंटीडोट एट्रोपिन। ये सातवां आपको करवा दिया है। नेक्स्ट नंबर पे स्ट्रेप्टोकाइनेस का एंटीडोट। बताएं जरा। बताएं इसके बारे में आपको अब। ऐसे समझ में नहीं आते, ये अलग प्रकार के नोट्स होते हैं, इनको कोई समझ नहीं सकता। समझ रहे ना? हाँ, क्योंकि मैंने बनाया ना। मेरी जब MSN होगी वो भी समझ में आती है किसी को तो MSN। मेरे आप अगर किसी कोचिंग के विद्यार्थी को दे दो, बोलेगा "ये क्या है ये"। 4 पन्ने में पूरी MSN कंप्लीट है और वो भी सिर्फ तीर के चिन्हों में। समझ रहे हैं बात को?
तो मेरी चीजें कि इसलिए तो मेरे पास में नोट्स नहीं है। दुविधा तो ये 12 साल में मेरे पास में नोट्स नहीं है, दिमाग में है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ड्रग्स का नाम है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। क्या नाम है? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स का नाम आपको पता ही है कैसा है कि थ्रोम्बोलाइटिक मतलब जो थ्रोम्बस को लाइसिस कर दे, ब्रेक डाउन कर दे। किस काम आ रहे हैं? ब्रेक डाउन ऑफ थ्रोम्बस, मतलब क्लॉट को डिसॉल्व कर दे। और क्लॉट किससे बनता है? फिब्रिन से बनता है। जो लास्ट क्लॉटिंग कंपाउंड होता है वो होता है फिब्रिन। ये इंसॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है और इसको फिब्रिन को डिसॉल्व कर देता है। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या करेंगे? थ्रोम्बस को किस बीमारी में देंगे? चलो नाम बताओ। चलो ठीक है, एमआई लिख दिया। और किस में देंगे? डीबीटी देंगे। जहां पर भी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो उसमें क्या देंगे? थ्रोम्बोलाइटिक। कौन सा देंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या देंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एस्पिरिन। एस्पिरिन एस्पिरिन वैसे प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर में भी काउंट किया जाता है, लेकिन इसमें भी रख देते हैं ग्रुप में। ये तीनों ड्रग्स कौन सी ड्रग है? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। कौन सी ड्रग है ये? अब मेरा पॉइंट है, एंटीडोट क्या होता है? ये तो इसने लिख ही नहीं रखा। कहाँ लिख रहा है? इसमें लिख ही नहीं रहा। सही गलत है? तो यहां पर अपन आएगा EACA, इथाम ब्यूटोल। क्या आएगा? EACA। EACA के फुल फॉर्म एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। कब बोलेंगे एक साथ? एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, EACA। डायरेक्ट क्या आएगा? EACA किसका एंटीडोट है? स्ट्रेप्टोकाइनेज का। किसका है? समझ में आई कहानी? स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। किसमें यूज करेंगे? जहां थ्रोम्बस बनेगा। उदाहरण के लिए MIDVT। एंटीडोट क्या है? EACA, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। समझ रहे हैं बात को? ना, नेक्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे नवा कॉपर पॉइजनिंग। क्या है? कॉपर पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, गोल्ड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, सब एक साथ लिख दो यहाँ पर। कॉपर ऐसे लिखेंगे, ऐसे देखो, जैसे कॉपर, गोल्ड, आर्सेनिक, लेड, इन सब में क्या दे रहे हैं आप? बैल। क्या दे रहे हैं? ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। ब्रिटिश एंटी लेविसाइड बता रखा है आपको, रिवीजन करवा दिया। ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। नेक्स्ट नंबर पे 10वां पढ़ेंगे, हीमोसाइड्रोसिस। अब हीमोसाइड्रोसिस का आपको अर्थ लिखना चाहिए खुद ब खुद। अब पता है पहले लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पेन चलाया करो। आयरन डिपोजिशन विद इन द टिश्यू, आयरन डिपोजिशन विद इन द टिश्यू। एंटीडोट क्या होगा? डिफ्रोक्सामिन। 4 दवाइयों का नाम दे रहा है। चारों दवाई के कारण क्या होगा? हार्मलेस यूरिन कलर चेंज। हार्मलेस यूरिन कलर, बाकी का कल करवाएंगे।